हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपियर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम एक बार फिर बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इस बार बोर्ड ने एग्जाम पैटर्न में चेंजिंग कर दी है। बहुविकल्पीय प्रश्न जो पहले 6 आते थे, अब उनकी संख्या को बढ़ाकर उसने कितना कर दिया है? 20 कर दिया है दोस्तों, 20 कर दिया है। अर्थात ये कह सकते हो, आप सीधे समझ सकते हो कि इस बार होने वाले एग्जाम में जो आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते थे दोस्तों, अब कितने आएंगे? 20 आएंगे। दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्नों पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, उसे आप जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। द्वित्रिज्य OADB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है, तो x का मान होगा 120 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री या फिर 50 डिग्री। दोस्तों, क्वेश्चन ने क्या कहा है? दोस्तों, एक चित्र दिया है, उसका केंद्र क्या है? O है। चित्र दिया गया है, केंद्र O है दोस्तों। उसके बाद द्वित्रिज्य OADB। द्वित्रिज्य समझ लीजिए क्या होता है दोस्तों। द्वित्रिज्य को हम त्रिज्य खंड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वृत्त का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप के मध्य घिरा होता है। वृत्त का वह भाग जो किन्हीं 2 त्रिज्याओं तथा संगत चाप के मध्य घिरा होता है, त्रिज्यखंड कहलाता है, द्वित्रिज्य कहलाता है। इस फिगर में द्वित्रिज्य OADB है, OADB है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल जो है, यानी इस त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है कौन? इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जो यहाँ पे यक्ष है, यानी कि जो केंद्र पे बनने वाला इस चाप के द्वारा, संगत चाप के द्वारा केंद्र पर बनने वाला जो कोण है, अर्थात त्रिज्य खंड का जो कोण है, वो कितना होगा? यहाँ पे यक्ष दिया है, तो यक्ष की वैल्यू आपको पता करनी है। 120 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा या 50 डिग्री होगा। दोस्तों, आइए देखते हैं, आइए हल करते हैं। दोस्तों, एग्जाम में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों एक बहुविकल्पीय प्रश्न हल करके देखना है दोस्तों, हल करके उसका सॉल्यूशन लिखना है। आप तुक्का नहीं मारोगे, गलत नहीं करोगे दोस्तों। एक बहुविकल्पीय प्रश्न आप आराम से सॉल्व करके उसका आंसर टिक करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए। आइए देखते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए कहा क्या है कि जो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, यानी त्रिज्य खंड OADB का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो वृत्त के क्षेत्रफल का देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना है दोस्तों? कितना गुना है? 5/18वां गुना है, यानी कि 5/18वां भाग आप कह सकते हो। क्वेश्चन ने साफ साफ यही तो कहा है कि जो इस चित्र में ये द्वित्रिज्य बन रहा है OADB, जो त्रिज्य खंड बन रहा है ODAB या फिर OADB, इसका क्षेत्रफल, OADB का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 5/18वां भाग है दोस्तों। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्य खंड वृत्त का भाग है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। क्या होता है दोस्तों? πr²। अब ये त्रिज्य खंड जो है उसका कुछ ना कुछ कोण है, x डिग्री। पूरा कितना होता है? 360 अंश। पूरा वृत्त का कोण केंद्र पर कितना कोण बनेगा? 360 अंश बनेगा। कितना बनेगा? 360 अंश बनेगा। त्रिज्य खंड का कोण कितना है? x, तो वो कितना हो जाएगा? x/360 हो जाएगा। यानी हम सीधा सीधा समझ सकते हैं त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, θ/360 πr²। θ/360 πr² होता है दोस्तों। यहाँ पे कोण कितना है? x, इसलिए थीटा की जगह पे क्या हो गया है? x, यानी x/360 πr² किसके लिए? त्रिज्य खंड के लिए।
वृत्त का क्षेत्रफल 5/18 रहने दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है दोस्तों। आइए सॉल्व कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। यक्स बराबर, आपको यक्स की वैल्यू पता करनी है 5/18 पाई आर स्क्वायर, 5/18 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड में 360 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और अपॉन में ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में है। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और 1 0 20 डिग्री। 18 से 360 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा दोस्तों। 5 इंटू 20 कितना हो गया, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। 20 पंचे 100, यानी उस त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा दोस्तों, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 डिग्री। अर्थात आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप आराम से कर सकते हो, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, 100 डिग्री। यक्स की वैल्यू कितनी होगी, 100 डिग्री होगी। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल हो तो 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा। आपके ऑप्शंस हैं 1/2 माइनस 1/√2, 1 या फिर अल्फा। दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन लिया गया है, अर्थात द्विघात समीकरण से ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स हो, मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1 बीटा का मान होगा 1/2 होगा, माइनस 1/√2 होगा, या 1 होगा, या अल्फा होगा। चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। मैं आपको मूल शब्द के बारे में बता दूं दोस्तों, मूल शब्द के बारे में बता दूं। किसी द्विघात समीकरण का मूल, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वह वैल्यू होती है जो उस समीकरण को संतुष्ट करती है। क्या करती है, संतुष्ट करती है। सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि इस द्विघात समीकरण में वेरिएबल क्या है, यक्स है। क्या है, यक्स है। तो यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है, यक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे हम यहां पे लाके पुट कर दे तो वो किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए दोस्तों। वही रूट्स होता है, वही मूल होता है। अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण दोस्तों, यानी घात 1 है, यहां पे घात 2 दिख रहा है, घात अगर 1 है तो 1 मूल होता है। द्विघात समीकरण है, 2 रूट्स होते हैं, 2 मूल होते हैं। त्रिघात समीकरण है, घात पे डिपेंड करता है कि रूट्स कितने होंगे। यहां पे कितना दिया है, 2 घात दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसीलिए रूट्स 2 दिए गए हैं, अल्फा और बीटा। कहा है क्वेश्चन ने कि यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स हो, मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन है 1/2 माइनस 1/√2, 1 या फिर अल्फा। दोस्तों गलत नहीं करना है, क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करके करना है। एक बहुत टाइम होता है, 3 घंटा 15 मिनट बहुत टाइम होता है दोस्तों। आप अच्छे से हल करके एक एक प्रश्न को, बहुविकल्पीय प्रश्न को आराम से हल करके उसकी वैल्यू बता सकते हो, ऑप्शन सही कर सकते हो दोस्तों। आइए हल करते हैं दोस्तों, आइए हल करते हैं। इक्वेशन क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स दिए गए अल्फा और बीटा, और आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू को आपको बतानी है। ध्यान दीजिएगा, आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बतानी है। आप देखोगे कि एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, और साथ में भिन्न का योग दिया है। इसको हम कैसे कर सकते हैं दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें देखेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। क्या निकल के आएगा दोस्तों,
इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या निकल के आएगा कि बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा। हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट अल्फा और बीटा है ऊपर प्लस में है, अल्फा और बीटा प्लस में है और नीचे क्या है मल्टीप्लाई में, यानी ये मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ऊपर प्लस में है अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग और अल्फा डॉट बीटा मूलों का गुणनफल। अब आप समझ गए होंगे सारी बातें, यानी इस इक्वेशन से हम मूलों का योग निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग क्या होता है दोस्तों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का सम मूलों का योग क्या होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक दोस्तों और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक और बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। यक्स का गुणांक क्या है दोस्तों, यक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे यक्स के साथ एक है, क्या है एक है, इसलिए क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है वो भी एक है, तो माइनस का एक बटे एक अर्थात कितना माइनस एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस एक। मूलों का योग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग कितना है माइनस एक है, कितना है माइनस एक है। मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल के बारे में बात कर ले दोस्तों तो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक दोस्तों, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक। अब मैं आपको एक थोड़ी चीज और बता देना चाहता हूं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो इसे आप कह सकते हो कि माइनस b अपॉन ए भी हम लिख सकते हैं। मूलों का योग माइनस b अपॉन ए, मूलों का योग माइनस b अपॉन ए, x का कॉफिशिएंट b है और x स्क्वायर कॉफिशिएंट a है, इसलिए माइनस b अपॉन ए। समझ रहे हैं आप। ऐसे ही मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसे हम c अपॉन ए कह सकते हैं। आपका अचर पद c है और x का गुणांक कितना a है। मूलों का गुणनफल क्या हो गया c अपॉन a। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मेरे दोस्तों अल्फा डॉट बीटा क्या मिलेगा c माइनस 2 है और a कितना है 1 है, यानी कि माइनस 2 केवल कितना हो जाएगा माइनस 2, कितना हो जाएगा माइनस का 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग माइनस 1, मूलों का गुणनफल माइनस 2। आ जाइए, आपको क्या ज्ञात करना था, किसकी वैल्यू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बतानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बीटा वन जा बीटा, अल्फा वन जा अल्फा अपॉन अल्फा डॉट बीटा, ऊपर मूलों का योग नीचे मूलों का गुणनफल, यानी माइनस 1 अपॉन माइनस 2, मूलों का योग माइनस 1, मूलों का गुणनफल माइनस 2, माइनस 1 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगर एक बार अच्छे से समझ लेंगे, अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे एक बार दोस्तों, एग्जाम में आपको जरा भी टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से हल करोगे। आप 30 सेकंड के अंदर इसको हल कर लोगे दोस्तों। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, इसलिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लगता है सर, हमसे नहीं होगा। मैं आपको समझा रहा हूं, आपको देख के लग रहा होगा कि सर आप बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पे, हम कैसे एग्जाम में करेंगे। नहीं मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, इसलिए टाइम आपको लग रहा है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ जाओगे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप आराम से हर एक वैल्यू निकाल सकते हो दोस्तों। आई होप समझ में आएगा क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन 2 होगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 अपॉन 2। नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा प्रश्न है, चित्र में यष्टि पैरेलल क्यू आर, तो यक्स का मान होगा। ऑप्शन है दोस्तों 2, 3, 4 एंड 1। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक फिगर दिया गया है, चित्र दिया गया है, उसमें एक त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, और जो यष्टि है, यष्टि लाइन सेगमेंट जो है वो क्यू आर के पैरेलल है।
एसटी लाइन सेगमेंट क्यू आर के पैरेलल है, एसटी पैरेलल क्यू आर है, तो यक्स की वैल्यू आपको बतानी है आपके ऑप्शन से 2, 3, 4 एंड 1। दोस्तों क्वेश्चन को हल करने से पहले, आपके बहुविकल्प प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको कुछ रिमाइंडर कराना चाहता हूं दोस्तों, कुछ रिवाइज करवाना चाहता हूं। अच्छी से रिवाइज करिएगा। एक त्रिभुज है पी क्यू आर और तीसरी भुजा की समांतर है एसटी, और वो दोनों भुजा P और Q को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कुछ रिमाइंडर हुआ? बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम समझ में आया दोस्तों? आइए रिवाइज करते हैं, मैं आपको बताता हूं अच्छे से कि कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के समांतर, इसकी एक भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है दोस्तों। बीपीटी थ्योरम, थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय दोस्तों आपने पढ़ा है दोस्तों। प्रमेय नंबर 6.1 है ये आपका, कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर जाने वाली रेखा तथा अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा, तो क्या, तो उस रेखा के द्वारा दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में बट जाती हैं दोस्तों। अर्थात हम कहेंगे कि 4/x - 4 इज इक्वल टू 8/3x - 11 होगा दोस्तों। 4/x - 4 इज इक्वल टू 8/3x - 11 क्या होगा? आपस में बराबर होगा। बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसे हम थेल्स प्रमेय भी कहते हैं दोस्तों। एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर तथा अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है दोस्तों। आइए हल करते हैं दोस्तों। देखिए दिया क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में एसटी पैरेलल है किसके? क्यू आर के। एसटी पैरेलल है किसके? क्यू आर के। त्रिभुज पी क्यू आर में एसटी पैरेलल है तीसरी भुजा क्यू आर के, और दोनों भुजाओं पी क्यू और पी आर को दो बिंदुओं एस और टी पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये रेखा भुजा पी क्यू और पी आर को एक ही अनुपात में डिवाइड करती है। यही आपका बीपीटी थ्योरम है। बाय बीपीटी दोस्तों, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या होगा? PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR। PS/SQ इज इक्वल टू PT/TR। जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर है और दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यह P और Q को एक ही अनुपात में बांटेगी। यही आपका बीपीटी थ्योरम है दोस्तों। PS कितना है? 4। SQ कितना है? x - 4। PT कितना है? 8। TR कितना है? 3x - 11। यही देखिए फ्रैक्शन बनाना आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। ये बीच में इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। 4 का 3 में होगा, 4 3 12x हो जाएगा, 11 में होगा 44 हो जाएगा। 4 कहीं 12x हो गया, और 11 चौक 44 माइनस का प्लस माइनस होता है। 8 का x में होगा 8x, और 8 चौक 32 माइनस का 32 हो गया दोस्तों। 8 का x में 8x और 8 चौक 32 माइनस प्लस माइनस होता है। अब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ देखिए ध्यान से दोस्तों, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट के साथ ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, यानी 12x - 8x इज इक्वल टू ये 32 यहाँ पे रहने दीजिए, ये 44 माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 4x। क्या बच गया? 4x। यहाँ क्या बच गया? प्लस का 12। कितना बच गया? प्लस का 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। ऑप्शन है दोस्तों 4:9, 11:12, 5:12 एंड 20:9।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दो बेलन हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, 1:2 है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, 5:3 है, 5:3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात है, क्या होगा उनके आयतनों का अनुपात? ऑप्शन से 4:9, 11:12, 5:12 एंड 20:9। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा एक ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। आप एक एक क्वेश्चन को हल करके करिएगा दोस्तों, आपका एक भी गलत नहीं जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। देखिए क्या दिया है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। मान लीजिए पहले बेलन की त्रिज्या क्या है? R1 है और दूसरे की R2 है। मान लीजिए कि पहले बेलन की त्रिज्या R1 है तथा दूसरे की त्रिज्या R2 है, तो इनका रेशियो R1:R2 कितना दिया है? 1:2 दिया है। कितना दिया है? 1:2 दिया है। ऐसे ही उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1:H2 कितना दिया है दोस्तों? 5:3 दिया गया है। कितना दिया है? 5:3 दिया है। समझ रहे हैं? R1:R2 कितना दिया है? 1:2 दिया है। S1:H2 कितना दिया है? H1:H2 कितना दिया है? 5:3 दिया है। और आपसे पूछा है कि V1:V2 क्या होगा? V1:V2 यानी कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखिए दोस्तों, बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन πr²h होता है। क्या होता है? πr²h होता है दोस्तों। तो V1:V2 रेशियो को हम अनुपात भी बोलते हैं दोस्तों। आप अनुपात देखिए, रेशियो को अनुपात बोलते हैं और अनुपात का मतलब अपॉन भी होता है, बटे में तुलना। V1/V2 कितना हो जाएगा? πr1²H1 पहले के लिए, दूसरे के लिए πr2²H2 दोस्तों। पहले के लिए आयतन πr1²H1, दूसरे के लिए πr2²H2। पाई से पाई कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म में, डिवाइड में कट जाएगा दोस्तों। ये देखिए R1²/R2² है, तो क्या हम इसे R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों पे है। R1/R2 का होल स्क्वायर हो गया, और इनटू में है क्या? H1:H2 है, तो H1/H2 कर दीजिए। H1/H2 ही तो है, तो H1/H2 कर दिया, यानी ये R1/R2 हो गया और ये H1/H2 हो गया। ये R1:R2, ये H1:H2 कितना है? ये 1/2 है। कितना है? R1/R2 इनका रेशियो 1/2 है, और H1:H2 का रेशियो कितना है? 5/3 है। समझ में आ रहा है? R1/R2 रेशियो में 1:2, H1:H2 रेशियो में 5:3। आगे देखते हैं, 1/2 का 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और नीचे 5/3 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 4 3 जा 12 दोस्तों। यानी हम कहेंगे कि जो एग्जैक्ट रेशियो हो जाएगा उनके आयतनों का, V1:V2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5:12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5:12। ऐसे दो बेलन जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों? 5:12 अर्थात 5:12 हो जाएगा। 5:12 अर्थात 5:12 हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आई होप समझ आया होगा, कर लीजिए। जी दोस्तों, देखिए हमारा 5वां प्रश्न दोस्तों कि यदि बिंदु 3,3h,0 तथा 0, के संरेख हैं, तो 1/h + 1/k का मान होगा। ऑप्शन है 2/3, 3/2, 1/3 और 4/3 दोस्तों। क्वेश्चन ने क्या कहा है? ये क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है दोस्तों। और क्वेश्चन ने कहा है कि ये 3 पॉइंट जो है आपके 3 बिंदु, ये संरेख का मतलब एक ही रेखा पर, संरेख का मतलब एक ही रेखा पर, 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। वो पॉइंट क्या क्या है? अगर पॉइंट ABC है तो उनके कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हैं? 3,3, H,0 और 0, ये तीनों क्या है? संरेख हैं। आपको वैल्यू बतानी है किसकी? 1/h + 1/k की वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शन है 2/3, 3/2, 1/3, 4/3 दोस्तों। जरा समझिएगा,
अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। देखिए 3 बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब दोस्तों क्या होता है? एक ही रेखा पर है। संरेख का मतलब क्या होता है? एक ही रेखा पर है। अगर 3 बिंदु संरेख हैं ABC, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो एक ही रेखा पर है। लगाएंगे कैसे? अगर कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी 3 बिंदु संरेख अगर दिए हैं तो उन्हें हल कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। अगर हम माने कि ये तीनों त्रिभुज के क्या है? शीर्ष है, तीनों वर्टेक्स है ट्रायंगल के, तो अब देखोगे कि एक लाइन में है तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है। संरेख है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अब ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो उसका एरिया होगा कितना? 0 के बराबर। 3 बिंदु अगर संरेख है, एक ही रेखा पर है, तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 3 बिंदु अगर संरेख है, कैसे हल करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन पॉइंट क्या है। मान लेंगे 3 बिंदु है। ए पहला, जिनका कोऑर्डिनेट क्या है? 3,3 है। दूसरा क्या है? बी, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? H,0। तीसरा क्या है? सी, कोऑर्डिनेट है 0,K। 3 बिंदु हमने ले लिया। ABC कोऑर्डिनेट है क्रमशः 3,3, H,0 और 0,K है। अगर हम देखना चाहें तो ये x1 y1 हो गया, ले लेंगे, और x2 y2 और x3 y3। x1 y1, x2 y2, x3 और y3 तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु क्या है? चूंकि ये तीनों बिंदु क्या है? क्योंकि ये तीनों बिंदु, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वो क्या है? संरेख है। क्योंकि ये तीनों बिंदु संरेख है, एक रेखा पर है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर है, कोइंसिडेंट पॉइंट है। तब क्या होगा? तब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। जब किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए हो और उनके निर्देशांक दिए हो तो त्रिभुज का फॉर्मूला, क्षेत्रफल क्या होता है? उसके क्षेत्रफल के फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों। जब उसका निर्देशांक दिया हो, उनके शीर्षों का, त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो, तो फॉर्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। जब आपको किसी त्रिभुज के कोऑर्डिनेट पता हो, उसके शीर्षों का कोऑर्डिनेट पता हो, निर्देशांक पता हो शीर्षों के, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। याद कैसे रखोगे? 123, 231, 312, 123, 231, 312, आगे वाला x, बाकी पीछे वाले आपके y हो जाएंगे। एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, चूंकि ये संरेख है तीनों बिंदु, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाएगा दोस्तों। x1 डायरेक्ट रखिए, x1 कितना है? ये 3 है। x1 कितना है? 3 है। y2 कितना है? y2 आपका 0 है, माइनस x3, y3 कितना है दोस्तों? k है। x1 3 है, y2 कितना है? 0 है, y3 कितना है? k, फिर प्लस x2 कितना है दोस्तों? h है, x2 कितना है? h है, y3 कितना है? k है, y1 कितना है? y1 3 है, y1 कितना है? 3 है दोस्तों, प्लस x3 कितना है? x3 कितना है? 0 है, कितना है? 0 है। y1 कितना है? y1 3 है, y2 कितना है? 0 है, इज इक्वल टू में भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जितना भी हमने कोऑर्डिनेट लिखा है सबने हमने फॉर्मूले क्या कर दिया? रख दिया। अब आगे क्या होगा? 3 का 0 में होगा 0, 3 का k में होगा -3, प्लस माइनस माइनस -3, यहां से h का k में होगा hk हो गया, h का k में होगा hk हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3k हो जाएगा। यहां से 0 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, सब के सब क्या हो गया? 0। बचेगा क्या? बचेगा केवल -3k प्लस hk -3k। देखिए यहां पे बचा है -3k, सर यहाँ पे h होगा, अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? h होगा, देखिए ध्यान से अच्छे से समझेंगे। 3 का 0 में होगा 0 हो जाएगा, 3 का k में होगा -3 क्या हो जाएगा, h का k में होगा h k हो जाएगा, और h का 3 में होगा तो -3h हो जाएगा। h का 3 में होगा -3, अच्छे समझ लिए, कर लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, समझ लीजिए। h का 3 में होगा क्या हो जाएगा? 3h हो जाएगा, यहाँ पे पूरा 0 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस में उधर भेज दीजिए, प्लस में कर लीजिए। यहाँ हो गया hk इक्वल 3h प्लस 3k हो गया। क्या हो गया? ये दोनों माइनस में थे, 3k और 3h माइनस में थे, उधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, बचेगा hk बराबर 3h प्लस 3k। आपको वैल्यू किसकी पता करनी है? 1/h प्लस 1/k की वैल्यू पता
करनी है, एच के इज इक्वल टू 3h प्लस 3 के पता है। अगर हम क्या करें, लेफ्ट हैंड राइट हैंड में क्या करें, एच के से डिवाइड कर दें। अगर हम लिखें यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, ये अगर इक्वेशन पहला है तो समीकरण 1 को हम लोग क्या करें, एच के से भाग कर दें। एच के से क्या कर दें, भाग कर दें, तो हो जाएगा एच के बटे एच के, यहां हो जाएगा 3h अपॉन एच के प्लस 3k अपॉन एच के। समझ में आया दोस्तों, हमने एच के से क्या कर दिया, दोनों पक्षों में भाग कर दिया। यहां से एच के कैंसिल आउट, एक बचेगा, एच से एच कैंसिल, के से के कैंसिल, बचेगा 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन के प्लस 3 अपॉन एच। 1 इज इक्वल टू 3k प्लस 3 अपॉन एच हो जाएगा, 3 अपॉन के प्लस 3 अपॉन एच। 3 कॉमन है, इधर आएगा 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन के प्लस 1 अपॉन एच। यानी हम कहेंगे कि 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन के की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, 1 अपॉन 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 3। कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 3। राइट ऑप्शन दोस्तों आपका नंबर सी, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 6वां प्रश्न है। त्रिभुज एबीसी में AB इज इक्वल टू 8√6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 8√2 सेंटीमीटर तथा एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल B का मान होगा 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक ट्रायंगल है CAB जिसमें कोण A क्या है, समकोण है, 90 अंश है। AB कितना है, 8√6 सेंटीमीटर है। AC कितना है, 8√2 सेंटीमीटर है। दोस्तों तो आपसे कह रहा है कि एंगल B की वैल्यू कितनी होगी, एंगल B का मान कितना होगा। आपके ऑप्शन है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज एबव। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। तो एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज दिया है और उसकी दो भुजाएं AB 8√6 सेंटीमीटर, AC 8√2 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यूज दी गई हैं। आपसे क्या पूछा है, एंगल B की वैल्यू, एंगल B की वैल्यू पूछा है दोस्तों आपसे। ध्यान दीजिएगा, कोण और भुजाओं के मध्य संबंध, कोण और भुजाओं की बात हो रही है। ये B कोण है और ये दो भुजाएं हैं। मैंने एक वीडियो बना के रखा है दोस्तों, आप उसको देख लीजिएगा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहां से जाके आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से समझ सकते हैं। कोण और भुजाओं के मध्य रिलेशन की बात हो रही है दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, कोण B के लिए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, B के लिए लंब हो गया AC, B के लिए लंब कोण हो गया AC हो गया, AB क्या हो गया, आधार हो गया। लंब और आधार किसमें होता है, tan और cot में होता है। लंब आधार किसमें होता है, tan और cot में होता है। tan बराबर लंब बटे आधार, वही cot बराबर आधार बटे लंब होता है। दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हो। लिखेंगे दोस्तों त्रिभुज CAB में कोण B के लिए बात हो रही है, tan B बराबर दोस्तों लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है दोस्तों, AC है, आधार क्या है दोस्तों, AB। tan B के लिए AC बटे AB हो गया। ये आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। आपको तो एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, कोण B की वैल्यू फाइंड करनी है। AC कितना है, 8√2 है। AC कितना है, 8√2 है। AB कितना है, 8√6 है। 8 दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 अपॉन √6 बचा है। ये √6 का मतलब √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 दोस्तों। अगर दो वैल्यूज A और B मल्टीप्लाई में है और अंडर रूट में है तो मतलब क्या हो जाता है, √A इंटू B। क्या हो जाएगा, √A इंटू B हो जाएगा। तो 6 को हम 2 गुणे 3 लिख सकते हैं और अलग अलग कर देंगे। अंडर रूट में था तो √2 गुणे √3 हो जाएगा। √2 से √2 क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। tan B की वैल्यू दोस्तों 1 अपॉन √3, tan B की वैल्यू 1 अपॉन √3 के बराबर। ये कितने अंश का मान है,
tan के बराबर है ना, तो tan में कितने अंश का मान है ये tan 30 की वैल्यू है, tan 30 अंश का मान है। tan b बराबर tan 30, कोणों की तुलना करेंगे, b इक्वल कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 30 डिग्री, कितना आ जाएगा b इक्वल 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी, अर्थात b कितनी होगी, b कितने डिग्री का होगा 30 अंश का होगा। आइए समझाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा 7वां प्रश्न है 0.5 बार बराबर होगा 5/9, 5/90, 9/5, 50/9। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहा है कि 0.5 पे बार लगा हुआ है, वो बराबर है किसके, ऑप्शन है आपके 5/9, 5/90, 9/5 या 50/9। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। देखिए दोस्तों सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 5/9, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 5/9। ये हुआ कैसे, देखिए ध्यान से, कैसे हुआ देखिए ध्यान से, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है। ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती का मतलब बार बार आने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, वो भी क्या है 5 है, समझ में आ रहा है ना। तो एक अंक किसमें होता है, एक जीरो किसमें होता है 10 में, एक अंक उसमें एक अंक किसमें क्या करेंगे 10 में से घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 5/9, कितना हो जाएगा 5/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/9। अगर ऐसे ही समझिए 0.55 पे बार लगाओ, 2 डिजिट पे बार लगाओ, 2 डिजिट पे बार लगाओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55/99, कितना हो जाएगा 55/99, 55/99। 2 अंक है ना दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक है, कितना अंक है 2 अंक है। अब 2 जीरो किसमें होता है 100 में, किसमें होता है 100 में, एक घटा देंगे 55/99 हो जाएगा, डेसिमल हटा देंगे दोस्तों, डेसिमल क्या कर देंगे हटा देंगे। ये होता कैसे है, अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो होता कैसे है मैं आपको बताता हूं, चलिए देखते हैं, आप समझ लिए इसको अच्छे से, देखिए ध्यान से कैसे होगा। मान लेंगे कि x बराबर 0.5 पे बार, मान लेंगे कि x बराबर क्या 0.5 पे बार हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, दोनों पक्षों में एक जीरो किसमें होता है 10 में होता है ना, किसमें होता है 10 में होता है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे 10 से गुणा, दोनों पक्षों में 10 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, फिर क्या मिलेगा, इधर हो गया 10x, इधर क्या हो गया 10x, यहां क्या हो जाएगा 5.5 पे बार, क्या हो जाएगा 5.5 पे बार। बात कहोगे सर ये कैसे हो गया, मैंने कहा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, यानी ये 5 दशमलव देखिए 0.55555 ऐसे आने वाले थे, डॉट 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 अनंत तक आने वाले थे। अब 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक खिसकेगा ना, 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक खिसकेगा, तो 5.5 पे बार नहीं हो जाएगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो पूरा ज्यादा लिखने से अच्छा है कि क्या करेंगे उसके ऊपर बार लगा देंगे, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या कर देंगे बार लगा देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेसिमल एक अंक पीछे खिसक जाएगा, 10 से गुणा करेंगे समीकरण 2 हो गया। अगर 2 से 1 को क्या करते हैं घटा दें, दशमलव 2 को 1 से क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से 1 को क्या करते हैं घटा दें, समीकरण 2 से 1 को घटा दें तो 10x में से 1x चला जाएगा और यहाँ 5.5 में से 0.5 पे बार चला जाएगा, 5.5 पे बार माइनस 0.5 पे बार, यहाँ बच गया 9x, क्या बच गया 9x, यहाँ क्या हो गया यहाँ बच गया 5 केवल, भाई डेसिमल वाले कट जाएंगे। x इज इक्वल टू कितना आ गया 5/9, कितना आ गया 5/9, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5/9, यानी कि 5/9 इज इक्वल टू 0.5 पे बार। जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हमारा 8वां प्रश्न है, संख्याएं 3, 5, 7 एंड 9 की बारंबारताएं क्रमशः x - 2x + 2x - 3x + 3 है। यदि इनका माध्य 6.5 है तो x का मान होगा दोस्तों, ऑप्शन है आपके 4, 5, 3 एंड 6, ऑप्शन है 4, 5, 3 एंड 6। अब आपका कौन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यह आपको बताना है। क्वेश्चन ने क्या कहा दोस्तों, स्टैटिक से क्वेश्चन लिया गया है, सांख्यिकी सवाल लिया गया है दोस्तों।
क्वेश्चन ने कहा है कि यदि संख्याएं 3, 5, 7 एंड 9, 3, 5, 7 एंड 9 की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 3 है। यदि इनका माध्य इनका मीन वैल्यू 6.5 है तो यक्स की वैल्यू क्या होगी? यक्स की वैल्यू क्या होगी? 4, 5, 3 या 6 दोस्तों। ये चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है दोस्तों। आइए हल करते हैं दोस्तों। ये जो डाटा दिया गया है इसमें 4 नंबर तो हैं 3, 5, 7, 9, बट इनकी फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं कि ये उस डाटा में वो नंबर कितनी बार यूज हुए हैं, कितनी बार प्रयोग किए गए हैं। कि 3 कितनी बार प्रयोग किया गया है? x माइनस 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स? x प्लस 2 टाइम्स। 7 कितनी बार? x माइनस 3 बार। वहीं 9 कितनी टाइम्स यूज हुआ है? x प्लस 3 बार। दोस्तों नंबर्स क्या दिए हैं? xi लिख लीजिए 3, 5, 7 एंड 9। फ्रीक्वेंसीज क्या है? इनकी बारंबारताएं कितनी है? x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 3। ये नंबर्स हो गए और ये क्या हो गई? उनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई। आगे देखिए दोस्तों 3 कितनी बार यूज हुआ है? x माइनस 2 बार। टोटल कितनी बार हो गया? 3x माइनस 6। xi इंटू एफ आई की बात करते हैं हम लोग, xi इंटू एफ आई की बात करते हैं। नंबर्स आपके 3, 5, 7, 9, फ्रीक्वेंसीज x माइनस 2, x प्लस 2, x माइनस 3, x प्लस 3 है। टोटल कितना? 3 कितनी बार यूज हुआ है? मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x माइनस 6 टाइम्स। 5 कितनी बार? 5x प्लस 2 टाइम, 5x प्लस 10 टाइम। ध्यान दीजिएगा 5 कितनी टाइम? x प्लस 2 मल्टीप्लाई करोगे 5x प्लस 5 10 हो गया। यहां कितना हो जाएगा? 7x माइनस 21 हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा? 9x प्लस 27 हो जाएगा दोस्तों। 9x प्लस 27 हो जाएगा दोस्तों। टोटल वैल्यू बात कर, आप जानते हो दोस्तों कि माध्य बराबर क्या होता है? यक्स सिग्मा यक्स आई अपॉन सिग्मा यक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई दोस्तों ये माध्य होता है आपका। किसी भी डाटा से आप माध्य आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। चलिए देखते हैं सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल सम मतलब टोटल ऐड कर लीजिए। 3x 5x 7x 9x कितना हो जाएगा? 9 7 16। ध्यान दीजिएगा 9 7 कितना हो गया? 9 7 16 हो गया। 16 और 5 कितना हो गया? 16 5 हो गया 21 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24x हो गया। समझ में आया? 5 3 8 7 15 9 24 हो जाएगा। यहां से देखिए यहां कितना बचेगा? 10 में से 6 जाएगा, 4 बच गया। 27 में से 1 गया, 6 बच जाएगा। 6 4 10 हो जाएगा। आप ऐड कर लीजिए आराम से, अच्छे से समझ के ऐड कर लीजिएगा। 24x प्लस 10 हो जाएगा। अरे भाई प्लस माइनस 10 में से 6 जाएगा 4, प्लस माइनस 21 में से 27 में से 21 जाएगा 6, 10 6 4 कितना हो गया? 10 हो जाएगा प्लस का। इसको ऐड कर लीजिए, या सिग्मा या फाई निकाल लीजिए। यक्स एक्स कितना 4x हो गया ना? कितने टाइम हो गया? 4x हो गया। यहां देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0, केवल 4x बचेगा। फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी हो जाएंगी? 4x। टोटल नंबर 24x प्लस 10 हो गया। फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी हो गई? 4x। आइए देख लेते हैं आगे। माध्य कितना दिया है दोस्तों? 6.5। माध्य कितना दिया है? 6.5 दिया है। सिग्मा एफ आई कितना आया है? सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है? 24x प्लस 10 अपॉन ये कितना आया है? 4x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 पंचे 4 पंचे 20 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, तो 26 हो गया। 26x दोस्तों। 4 5 के 20 के 0, कैरी 2 4 6 के 24 1 26 हो जाएगा। 24 26 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा माइनस में। 26x माइनस 24 इज इक्वल टू 10। 26x माइनस 24x इज इक्वल टू 10 हो गया। यहां बच गया 2x इज इक्वल टू 10, 2 5 जा 10, x इज इक्वल टू कितना दोस्तों? 5। x बराबर 5 के लिए, x बराबर किसके लिए? 5 के लिए। 3 5 7 तो जिनकी बारंबारताएं x माइनस 2x प्लस 2 x माइनस 3x प्लस 3 है कि बारंबार कितना होगा इसका? 6.5 हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आओगा। कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन। इनकी आंसर क्या 5 हो जाएगा। एक्चुअली कितने देखिए 5। राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन डी ऑप्शन। कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न है। किसी शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन से दोस्तों
304 सेंटीमीटर स्क्वायर, 305 सेंटीमीटर स्क्वायर, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर और 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है दोस्तों। गलत नहीं करना है, अच्छे से समझ के सॉल्व करके फिर आपको ऑप्शंस टिक करने हैं। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक छिन्नक है, शंकु का छिन्नक। दोस्तों छिन्नक क्या होता है कि किसी शंकु को बीच से काट दे तो जो शेष आकृति बचती है नीचे की तरफ, ऊपर तो फिर से शंकु हो जाएगा, जो नीचे शेष आकृति बचती है वो आपका क्या होता है? छिन्नक होता है। दो त्रिज्याएं हो जाती है, एक ऊपर भाग में और एक निचले भाग में। त्रिज्याएं 3 और 4, ऊपरी भाग हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या और नीचे का कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर हो गया। और तिरछी ऊंचाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक उच्चता कितना है दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों। त्रिज्या देखिए R2 ले लीजिए, मान लीजिए कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। R1 कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई L कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। R1 3 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L। लेटरल हाइट कितना दोस्तों? 14 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या करना है? CS से कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है छिन्नक के लिए? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L। पाई ब्रैकेट में R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L होता है। पाई की वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7। R2 4 का स्क्वायर, R1 3 का स्क्वायर। L दोस्तों कितना? L तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया। काट दीजिएगा, मल्टीप्लाई में है। 22 का गुणा 2 में 22 गुना 44 हो गया दोस्तों। 4 चौक 16, 16 माइनस 3 त्रिका 9 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 ही तो होगा दोस्तों। 44 गुणे 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अब 44 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात हम कहेंगे दोस्तों कि एक ऐसा छिन्नक, शंकु का ऐसा छिन्नक जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो तथा तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो, उसका कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 10वां और आज का अंतिम प्रश्न है। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3x = ay + 7 के आलेख पर स्थित है तो a की वैल्यू क्या होगी? a का मान होगा ऑप्शन से दोस्तों 1/2 -5/3, 3/5 और -3/5। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा यह आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 3,4। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? 3,4। और ये कहा गया है कि ये इक्वेशन 3x = ay + 7 पर क्या है? उसके आलेख पर स्थित है। तो a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या होगी? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन सही होगा दोस्तों यह आपको बताना है। आइए देखते हैं दोस्तों इक्वेशन क्या है। 3x = ay + 7। इक्वेशन क्या है दोस्तों? 3x = ay + 7 है। और कहा गया इसके आलेख पर 3,4 जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, वो इसके आलेख पर स्थित है, इसके डायग्राम पर स्थित है। तो अब ये इसके डायग्राम पर स्थित है, आलेख पर स्थित है, तो ये 3,4 इसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा दोस्तों। कैसे हो जाएगा? ये 3 × 3 हो जाएगा। देखो ये जो 3,4 है दोस्तों वो इसके आलेख पर स्थित है। इक्वेशन 3x = ay + 7 के आलेख पर स्थित है। अब ये आलेख पर स्थित है तो x की वैल्यू ये x हो गया और ये y। कोई भी कोऑर्डिनेट x और y एक्सिस पे होता है दोस्तों। आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है। इसे हम भुज कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। x यानी कि भुज, y यानी कि कोट।
कोटेरियन, समझ में आ रहा है ना। अब ये 3,4 जो है इस पर स्थित है, इसके आलेख पर, तो उसको सेटिस्फाई करेगा। 3 इंटू 3 हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, और a इंटू 4 हो गया, प्लस का 7 हो गया दोस्तों। 3 3 9 प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, यानी 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 4a। 9 में से 7 जाएगा कितना दोस्तों, 2 बचेगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी a इक्वल टू अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। a इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 1 अपॉन 2। a इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 2, यानी a के लिए a का मान 1/2 के लिए 3,4 समीकरण 3x बराबर ay प्लस 7 पर क्या होगा, स्थित होगा, उसके आलेख पर स्थित होगा। a के किस मान के लिए, 1/2 के लिए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/2। आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही विकल्प ऑप्शन ए 1/2। a के किस मान के लिए, 1/2 के लिए, ये 3,4 इस समीकरण पर क्या होगा, उसके आलेख पर स्थित होगा दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में 20 MCQ आने वाले हैं, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों, अर्थात 3.3% आपका बहुविकल्पीय पे निर्धारित है। यानी अगर आपने 20 का 20 कर दिया दोस्तों, तो आपका 3.3% आपको मिल जाएगा। अच्छी से करिए, बहुत टाइम होता है, 3 घंटा 15 मिनट बहुत टाइम होता है दोस्तों। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ के हल करिए, उसके बाद ऑप्शन टिक करिए, उसके बाद ऑप्शन टिक करिए दोस्तों। गलती नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन बहुत आराम से करना है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।